क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट। एक्सटेंट हमको क्या बताता है? एक्सटेंट ये बताता है कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, या बैकवर्ड आने वाला है, रिएक्टेंट के पास वापस रिटर्न आने वाला है, या फिर इक्विलिब्रियम पे। ये मैंने कहां सिखाया है? ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया था। एक्सटेंट ऑफ हाउ टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड जाएगा, या इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये मैंने 11th में सिखाया था। तो ये वाला जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th स्टैंडर्ड में। अब दो एस्पेक्ट में से एक हमको पता है, तीसरा जो एस्पेक्ट है किसी भी रिएक्शन के बारे में उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। और बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आता है केमिकल काइनेटिक्स से। तो ये चैप्टर आपको क्या बताएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन, स्पीड मैटर करती है, कोई भी रिएक्शन का रेट मैटर करता है हमारे लिए, बिकॉज अपना इंडस्ट्री इसी पे चल रहा है। जो अपना इंडस्ट्री है, तो वीडियो चालू है ना, इंडस्ट्री जो है ना अपना केमिकल इंडस्ट्री रेट के हिसाब से चल रहा है। अभी तुम बोलोगे सर ऐसा कैसा? देखो उनको क्या चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट करने के लिए वो किसी भी रिएक्शन को किसी ऐसे रूट से नहीं करेंगे जहां से उनका लॉस हो। तो वो स्पीड डिसाइड, वो स्पीड देखेंगे, भाई मैं जो रिएक्शन कर रहा हूँ ये 2 घंटे में 3 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए, ताकि 24 घंटे में मैं रिएक्शन को 3 से 4 बार रिपीट कर सकूं, बिकॉज प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता है। तो ज्यादा प्रोडक्शन में ज्यादा प्रॉफिट। वो कोई ऐसा रिएक्शन कभी नहीं चुनेंगे जो 8 घंटा लग रहा है एक रिएक्शन होने के लिए, मतलब कि भाई दिन भर में 2 ही बार कर पाऊंगा, तो मेरा प्रोडक्शन भी स्लो रहेगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री प्रॉफिट पे चलती है, और प्रॉफिट जो है वो डिसाइड होता है कि रिएक्शन का रेट कैसा है। तो स्पीड जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 3 चीजें कंपलसरी जानना है किसी भी रिएक्शन की। पहला, रिएक्शन विल, whether the reaction will take place or not, that is feasibility. सेकेंड, एक्सटेंट, अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो फॉरवर्ड जाने वाला है या बैकवर्ड आने वाला है, वो भी जानना जरूरी है। तीसरा है, अगर वो जा रहा है फॉरवर्ड में तो किस रेट से जा रहा है, क्या स्पीड से जा रहा है, बैकवर्ड में भी आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ना केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन आया। तो मैं पहले तुम्हारे को डेफिनेशन समझाता हूं, केमिकल काइनेटिक्स क्या है। It is a branch of physical chemistry that deals with the rate of reaction, then factors affecting rate of reaction, and mechanism by which reaction occurs. देखो केमिकल काइनेटिक्स 3 चीजों पे फोकस करता है, 3 चीजें। पहला क्या बोला उन्होंने, इट डील्स विथ, पहला रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, रिएक्शन फास्ट जाने वाला है स्लो जाने वाला है वो सब। दूसरा क्या बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रेट को अफेक्ट करती है, स्पीड को बढ़ाना या कम करना। जैसे तुमको एक सिंपल बताता हूं, सब लोग फेमिलियर है उससे, कैटलिस्ट। व्हाई वी ऐड कैटलिस्ट? यस, टू इंक्रीज द, मतलब बेसिकली रेट को चेंज करना। कैटलिस्ट तो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, दोनों कर सकता है, तो रेट को चेंज कर रहा है ना वो। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रेट पे अफेक्ट कर सकती है। तीसरा है, ये देखो भाई ऑर्गेनिक का पार्ट है ये, मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन अकर्स। किसी भी रिएक्शन को अगर डिटेल में समझना है तो उसके मैकेनिज्म को जानना पड़ता है। रिएक्शन एक स्टेप का होता है, मैकेनिज्म 1 2 3 4 5 कितने भी स्टेप का हो सकता है, बिकॉज मैकेनिज्म क्या है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिएक्शन, डिटेल, और उसमें आपको रेट का पता चलेगा कि कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन से स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ,
कौन से स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव किया, ये सब किसका पार्ट है, मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म है तो ऑर्गेनिक का पार्ट, लेकिन मैकेनिज्म चलता कैसे वो किसने बताया, वो काइनेटिक्स ने बताया, विच इज अ फिजिकल केमिस्ट्री। तो काइनेटिक्स जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना, तो ये पार्ट वहां पे आने वाला है, मैकेनिज्म आने वाला है। और मैकेनिज्म में किसका हेल्प लगेगा, काइनेटिक्स का हेल्प लगेगा। जो यहाँ सीखोगे वो वहां पे यूज करने मिलेगा। इतना क्लियर हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, लिखा सबने, ठीक है। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है, हमारे पास है ना 3 टाइप के रिएक्शंस है। कितने टाइप के, 3 टाइप के। तो मैं यहां पे बताता हूं, अपने पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें से पहली कैटेगरी को बोला गया वेरी फास्ट रिएक्शन। आप सुनो जरा ध्यान से, ये कौन से रिएक्शन है जो एकदम फास्ट होते हैं, आयोनिक रिएक्शन। जितने भी आयोनिक रिएक्शंस होते हैं ना, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, सब बहुत फास्ट होता है। तो पता ये चला कि ये इतने फास्ट होते हैं कि इनका जो रेंज होता है कंप्लीशन का, ये देखो भाई, सेकेंड्स, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड्स। सोचो कितना फास्ट हो रहा है ना, बहुत छोटा वैल्यू है कि नहीं, बहुत फास्ट हो रहा है। अभी एग्जांपल देता हूं, ऐसा कौन सा रिएक्शन अपने पास है जो अपन कर सकते हैं। तो अपने पास ये वाला रिएक्शन स्कूल के बुक में था तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के, इस रिएक्शन को हम एक्चुअल में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, क्योंकि पीपीडी बनता है। अब ये इतना फास्ट होता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है रेट कैलकुलेट करने का, इतना फास्ट होता है। यू हैव AgNO3 का सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, एंड यू हैव NaCl। जैसे आप NaCl डालोगे इमीडिएटली प्रेसिपिटेट आता है, मतलब आपको माइक्रो सेकंड्स में रिएक्शन होता है। तो आप समझो ये रिएक्शन कितना फास्ट है। नाउ दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस का रेट कैन नेवर बी डिटरमाइन, बिकॉज ये इतना फास्ट है, हमको मौका ही नहीं मिल रहा ना रेट निकालने का। तो यहां पे क्या बोला गया कि ऐसे रिएक्शंस का जो रेट है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझा, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई इतने फास्ट रिएक्शन का रेट निकाल के क्या करेंगे। तुमको पता है और ज्यादा एकदम फास्ट रिएक्शन और किधर होते हैं, ऐसा जो ये तो अपना नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, इसके अलावा और ऐसी कोई जगह है जहां पे रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, वो है हमारी बॉडी में, बायोकेमिकल रिएक्शन। क्योंकि हमारे बॉडी में हर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम होता है, और एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं पता है, बायो कैटलिस्ट। सुना है कभी ये वर्ड, कैटलिस्ट तो सुना है ना। एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो नेचुरल सब्सटेंस है जो अपने बॉडी में है। हर एक काम के लिए अपने बॉडी में एक एंजाइम है, जैसे डाइजेशन के लिए एक एंजाइम है ना। तो एंजाइम अगर नहीं होगा तो डाइजेशन बहुत स्लो होगा। नॉर्मली आप कोई भी खाना खाते हो, इट एवरेज टेक्स 4 to 5 hours पूरा कंप्लीट डाइजेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइम, एंड एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो इट इंक्रीजेस द रेट, फास्टर रेट में होता है। अब सोचो कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है, तो तब जाके 4 घंटा लग रहा है, 4 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तुमको लगे 4 घंटा बहुत है सर, नहीं, एक्चुअली बहुत फास्ट है ये, 4 से 5 घंटे में डाइजेशन हो जाता है, पूरा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट होता है, दैट इज ड्यू टू एंजाइम। सो एंजाइम्स भी हमारे बॉडी में जो है ना, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दे चेंजेस द रेट बायोकेमिकल, सो दीज आर वेरी फास्ट। ये अपने बॉडी में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अभी तुमको एक सिंपल और एक चीज बताता हूँ, अभी जैसे हमको गर्मी के सीजन में कभी कभी डिहाइड्रेशन होता है, ज्यादा धूप में घूम लिए, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, चक्कर वक्कर आ रही है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, नींबू पानी वगैरह पिएंगे, ठीक है, या फिर डॉक्टर बोलता है शक्कर नमक मिक्स करो पी लो। क्यों बोलता है ये, वो नमक में इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है। वो जैसे ही आप पियोगे, आपको एक 15-20 मिनट के बाद एक थोड़ा बेटर फील करोगे। क्यों भाई, इतना फास्ट क्यों हुआ ये, इतना फास्ट क्यों? हाँ, वो इलेक्ट्रोलाइट उतना फास्ट आपके बॉडी में जाके मिक्स हो गया आपके ब्लड। देखो प्लेयर्स लोग है ना, नॉर्मली जब वो लोग डिहाइड्रेशन फील करते हैं या फिर लो इन एनर्जी फील करते हैं, दे ईट बनाना। अब सोचो वो लोग दूसरा कोई फ्रूट क्यों नहीं खा रहे,
बिकॉज हाँ, बनाना में 80% एक तो पानी है, दूसरा उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम। पोटेशियम होता है, पोटेशियम की जरूरत पड़ती है उनको, तो वो लोग कंज्यूम करते हैं और 15 मिनट में 10 मिनट में उनको एनर्जेटिक फील होता है। दैट इज ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शन, फास्टर रेट में होता है। तो इसीलिए ना जो वेरी फास्ट रिएक्शंस है ना, उनका प्रॉब्लम क्या है, इनका रेट निकाल नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम है ये। ठीक है, दूसरा टाइप का रिएक्शन कौन सा है, देखो, वेरी स्लो। वेरी स्लो, अब वेरी स्लो मतलब जिसका रेट निकाल के भी हमारे को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे रिएक्शन कोई करना नहीं चाहेगा इंडस्ट्री में। मैं तुमको एक फैमिलियर एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अभी बारिश आने वाली है, मतलब बारिश का मौसम आने वाला है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्टिंग इज नॉट अ फास्ट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। बिकॉज अभी बारिश गिरेगी तो कल अपने को रस्ट दिखेगा, ऐसा है। इसको 2-3 महीने बाद, बारिश गिरने के 2 से 3 महीने बाद फिर अपने को रस्ट दिखाई देता है। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस। इसके अलावा जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, व्हाट इज मीन बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट के प्रेजेंस में होने वाले, लाइट के प्रेजेंस में इट टेक्स टाइम, बिकॉज लाइट में अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। बट अभी ना क्या होता है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जब अपने को लाइट के प्रेजेंस में करना होता है तो उनका रेट स्लो ही होता है ज्यादातर, इतना एकदम इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, फिर वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, इट टेक्स टाइम। ओके, तो ये सब है ना वेरी स्लो रिएक्शन। तो इनका रेट अगर हम कैलकुलेट कर भी ले, कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है, बट दे आर नॉट यूजफुल। क्या करेंगे रेट, रस्टिंग का रेट कैलकुलेट करके क्या करेंगे बताओ, अपने लिए यूजफुल नहीं है ना। अपने को मालूम है वो मेटल रस्ट होने ही वाला है, अब जल्दी रस्ट हो या फास्ट हो, रस्ट तो हो गया ना, खराब हो गया मेटल, तो रस्टिंग तो होना ही है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। वो रस्टिंग को अवॉइड करने का तरीका अलग है, वो अलग बात है, बट फिलहाल जो रिएक्शन चल रहा है उसके अंदर कुछ अपने लिए यूजफुल नहीं है, तो इसका रेट भी हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट यूजफुल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं आपको, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी तो केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है ना, इसका रेट निकालने में केमिकल काइनेटिक्स को इंटरेस्ट है ना इसका, तो फिर उन्होंने जो रेट निकाला है वो रिएक्शंस कौन से हैं, मॉडरेट वाले, मतलब जिनका स्पीड मॉडरेट है, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ठीक है, और मॉडरेट स्पीड वाले, मैं आपको एक एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं इसमें भी, जो आप लोग को शायद पता भी होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड तो सबको पता है, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है ना, ये H2O देता है और उसके साथ ऑक्सीजन गैस देता है, ये मॉडरेट रेट का रिएक्शन, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं है। तो केमिकल काइनेटिक्स ने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है आज तक, रेट निकाला है, वो सब मॉडरेट रिएक्शंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं ना, जितने भी रिएक्शंस, दे आर ऑल मॉडरेट, बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत ज्यादा स्लो नहीं होते, नहीं रुको, मॉडरेट रिएक्शंस होते। तो मॉडरेट रिएक्शंस में क्या होता है, मॉडरेट रिएक्शंस में आप रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो एंड दे आर यूजफुल ऑल्सो, मतलब वो आपके काम के भी होते हैं। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन। क्लियर हो गया इतना, तो अपना चैप्टर तो भाई यहीं से स्टार्ट, मॉडरेट रिएक्शंस। और जो लाइफ बॉय यूज नहीं करता उसका साबुन भी स्लो ही है, ठीक है, वेरी स्लो।
क्या अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो मेरे को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। डव से नाता है। ओके, हो गया लिख के। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पहली बात तो इधर हाथ धोने की बात हो रही, यू गॉट मी रॉन्ग, नहाने की बात नहीं चल रही। मैंने बोला क्या नहाने के लिए लाइफ बॉय यूज करो? मैं एडवर्टीजमेंट का बात किया कि नहीं? साबुन स्लो है, हाँ तो उसने क्यों सीरियसली लिया, बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिया? मैंने खाली इतना ही बोला कि भाई साबुन स्लो है, वो भी एडवर्टीजमेंट में दिखाता है, तो इसका मतलब बाकी का साबुन स्लो है, तो स्लो वाला रिएक्शन। वो बोल रहा है मैं डव से नहाता हूँ, मतलब मैं कुछ और बोल रहा हूँ, वो कुछ और बोल रहा है। वो बोला क्यों बोला? हमने पूछा क्या तेरे को? कल को तू कुछ और भी आके बताएगा फिर मेरे को। नहाने धोने की बात मत करो इधर। हाँ मतलब प्लीज, माहौल को बनाए रखे स्वच्छ माहौल। साइलेंट। अपना वीडियो क्या खाली तुम्हारे लिए, वो क्या पब्लिक के लिए थोड़ी आता है? तो क्या हुआ? साइलेंट बस, ध्यान दो। देखो बस हो गया, टाइम पास नहीं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट होता है एक्चुअली चैप्टर। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है, अभी आवाज नहीं है, rate of reaction is defined as change in concentration of reactants or products per unit टाइम। देखो ऑब्वियसली स्पीड टाइम पे डिपेंड करता है, और है ना इधर जो मेन सेंटेंस है वो देखो ये वाला है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। बिकॉज जब रिएक्शन स्टार्ट होगा उस टाइम आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब क्या होगा, विथ टाइम देयर विल बी अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट विथ टाइम कंज्यूम होता है। अरे कंज्यूम होगा ना तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट अगर कंज्यूम होगा तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे उसका क्या इंपैक्ट होगा, डिक्रीज होगा विथ टाइम। और प्रोडक्ट क्योंकि फॉर्म हो रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा विथ टाइम। सो इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम। तो मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूं, अभी ये चैप्टर में आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है? अब मान लो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, अब हमको पता है कि ए जो है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और बी जो है वो प्रोडक्ट है। तो अभी है ना इस चैप्टर में क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन, तो वो लोग हमेशा ना एक वर्ड यूज करते हैं रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट के लिए आपको वर्ड ये मिलेगा ज्यादातर, कंजम्पशन या फिर डिसअपियर हो रहा है ना, इसका मतलब दूसरा मीनिंग यही है। तो रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होगा, ठीक है? या फिर उसके लिए क्या लिख सकते हैं, डिसअपियर होगा, डिसअपियरेंस लिख सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे वो लोग, या तो फॉर्मेशन यूज करेंगे
या फिर अपीयरेंस, अपीयर हो रहा है। ओके, तो हमको क्या पता चला कि अगर कंजम्पशन होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विथ टाइम। ओके, और अगर यहां फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विथ टाइम। क्लियर हो गया? देखो, आर इज फॉर रिएक्टेंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट कब डालते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस विथ टाइम। तो ये सब की पॉइंट्स है, आज सब ये बेसिक में अपने को सीखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो, एक तो पहले ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन concentration of reactant अपॉन क्या आएगा बता, इधर चेंज इन टाइम लिख सकते हो या फिर टाइम इंटरवल लिख सकते हो। ऑब्वियसली चेंज इन टाइम इज टाइम इंटरवल। और अगर प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो कैसे लिखोगे? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा ना बेटा, अपॉन ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट अगर रिएक्टेंट का निकालना है तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है अपॉन दैट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच टाइम वो चेंज हो रहा है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है अपॉन उसका टाइम इंटरवल। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक इसका फॉर्मूला। एक चीज और एग्जाम में आ चुकी है, वो है इसका यूनिट। यूनिट क्या है इसका? तो अगर हमारे को रेट का यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेटा उसका यूनिट क्या आएगा, जरा ध्यान देना। देखो भाई, ऊपर है ना, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे टाइम है, बराबर है कि नहीं? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में लेना है और टाइम के लिए, हाँ, सो देयरफॉर इसका यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, या फिर कभी कभी कैपिटल एम पर सेकेंड भी होता है। क्यों? मोलैरिटी का सिंबल एम है ना, तो मोल पर लीटर की जगह कैपिटल एम। तुम मीटर पर सेकेंड मत लिख देना उधर, मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट है भाई, समझा कि नहीं? मीटर नहीं, मीटर में स्मॉल एम आता है, वो कैपिटल एम है, मोलैरिटी पर सेकेंड है वो। ओके, तो ये अपने को एग्जाम में सीईटी में आया था, सीईटी के पेपर में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में ही चाहिए, ठीक है? ये छोटा ही चैप्टर है, 4 to 5 लेक्चर मैक्स। रुको, अभी सबर लो, रुको जरा, और डोर खोल खोल के रखो। मैं तुमको नोटिस करता हूँ, वहां पे वो लोग डोर बंद करके रखते हैं, सर जाते हैं तभी भी अच्छा कूलिंग रहता है अंदर। अभी एक तो गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, तुम यहाँ पे डोर खोल खोल के अंदर बाहर करते रहते हो। हाँ, यहाँ पे गर्मी होती है, तुमको क्या फैन चालू किया तो तुम मजे से बैठोगे? ये क्या, इधर से कितना हीट आता है, कभी खड़े रहो इधर पे। हाँ, लगा है फैन इधर? हो गया? हाँ, कूलर, कूलर का है ना, मुंबई में कोई काम नहीं है, कूलर फेल डिवाइस है इधर, ह्यूमिडिटी है इधर पे। तुम इधर ध्यान दो भाई, रेट पे ध्यान दो। अभी देखो इधर दो टाइप का रेट होता है। पहला वाला है एवरेज रेट, तुम्हारा दिमाग,
एवरेज वाले भी कम ही है, कबूल कर लिया मतलब ये बिना एवरेज वाले रेट का है। सुनो इधर, एवरेज रेट में क्या एक्चुअली ना, रेट दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं एवरेज रेट और एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अभी हम लोग दोनों को अच्छे से समझेंगे कि एवरेज रेट एक्चुअल में क्या होता है। इसका डेफिनेशन ये बोलता है एवरेज रेट का कि इट इज दी चेंज इन concentration of reactants or products divided by time interval over which change takes place। ठीक है, ये है एवरेज रेट का फॉर्म। अभी देखो उसका नाम एवरेज रेट है, तो आप समझो यहां पे आप किसी भी रिएक्शन का अगर रेट निकालोगे तो वो एवरेज वैल्यू आएगा। इसको मैं समझाता हूं, अभी सब लोग ध्यान देना बात नहीं। देखो इसको कैसे करते हैं एक्चुअली ना, इसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एवरेज रेट के। उसमें अभी मान लो कोई एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे स्टार्ट किया, और है ना वो एक्सपेरिमेंट आपका 3 घंटे चलने वाला है, पूरा एक्सपेरिमेंट 3 घंटे। तो अब क्या होता है, क्योंकि काइनेटिक्स टाइम पे डिपेंड करता है, आपको रेट निकालना है तो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि ना मैं हर 15 मिनट बाद मुझे रीडिंग लेना है, ये चेक करने के लिए कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हर 15 मिनट बाद। तो आप पहला रीडिंग 10:15 को लोगे, फिर आप सेकेंड रीडिंग 10:30 को, फिर 10:45, फिर 11 ऐसे। तो अब 3 घंटा अगर रिएक्शन चला तो आपके पास टोटल रीडिंग कितनी आएंगी? 12 रीडिंग आएगी, बराबर है। अब लॉजिक समझो आप, ये 12 रीडिंग इज नॉट इनफ टू कैलकुलेट एग्जैक्ट रेट, क्योंकि जिस मोमेंट पे आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ वहां से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना स्टार्ट हो चुका था। आपने पहला रीडिंग कब लिया? 15वें मिनट पे, लेकिन बेटा हर मिनट में चेंज हो रहा था कॉन्सेंट्रेशन। तो अब होता क्या ऐसे केस में, जब आप एवरेज लेते हो, इतना बड़ा बड़ा टाइम इंटरवल लेते हो ना, तो आप एग्जैक्ट रेट के आसपास भी नहीं होते हो। जो एग्जैक्ट रेट आना चाहिए था रिएक्शन का, उसके आसपास भी वैल्यू नहीं आता, एवरेज आता है। ठीक है, तो फिर इसलिए ना एवरेज रेट हमारे लिए एक्यूरेट नहीं है, उसका नाम एवरेज है। तो इसलिए आया उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट। नाउ व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस रेट? रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर टाइम आपको रेट निकालना है, यू कैन निकाल सकते हो। उसके लिए क्या बोला उन्होंने, क्या करने का? शॉर्टर टाइम इंटरवल्स लो। टाइम इंटरवल शुड बी शॉर्टर, 15 मिनट का नहीं, 5 मिनट का टाइम इंटरवल लो। मतलब हर एक रीडिंग आपकी 5 मिनट के बाद आनी ही चाहिए। तो हर 1 घंटे में कितनी रीडिंग निकाल लोगे? 12, बराबर है। तो 3 घंटे में कितनी रीडिंग होगी? 36 रीडिंग्स आएगी आपके पास। अब आप सोचो आपकी एक्यूरेसी यहां पे ज्यादा होगी, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, हर 1 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, बिकॉज रिएक्शन तो चल रहा है ना। आप 15वें मिनट पे निकाल रहे थे रीडिंग, तो तब तक तो कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो चुका था, है ना। तो आपको जो डिफरेंस मिल रहा था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का, वो काफी बड़ा बड़ा डिफरेंस था। अब जो डिफरेंस मिलेगा वो स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं ना, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट, दैट गिव्स यू मोर एक्यूरेट वैल्यू। तो हम लोग कौन सा रेट फॉलो करते हैं? हाँ, बट हमको सीखना दोनों है, हमको ये भी सीखना है। हम लोग इंस्टेंटेनियस फॉलो करते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू, जो आपका रेट है एक्चुअल में उसके आसपास आता है, एक्यूरेसी ज्यादा बेटर होती है, समझा कि नहीं। शॉर्टर टाइम इंटरवल आपको ज्यादा बेटर वैल्यूज देते हैं, बड़े टाइम इंटरवल रखोगे तो एवरेज आएगा, एवरेज अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो एवरेज रेट जो अभी मैंने आपको बताया, इसको कैसे लिखना है, देखो इस पे न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको अभी बता दूं, इस पे न्यूमेरिकल आता है और इस पे डेफिनेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा, इट इज नॉट थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है। तो अभी है ना, इसको समझना कैसे, मैं एक रिएक्शन लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक सिंपल जनरल रिएक्शन लिया है, मुझे एवरेज रेट अगर निकालना है, तो अभी जैसे मैंने आपको रेट का फॉर्मूला क्या बताया था, इधर देखो, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। तो अभी अपन इधर ऐसा लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ ए क्या है, रिएक्टेंट है ना, कंजम्पशन ऑफ ए, ऐसा लिखूंगा मैं, कंजम्पशन होएगा ना भाई। अब लेकिन केमिकल काइनेटिक्स बोलता है कि जब भी आप रिएक्टेंट का कंजम्पशन का रेट लिखोगे, आपको माइनस का साइन डालना है वहां पे, और आपको लिखना है डेल्टा
concentration of A by delta T. What is delta? Change in concentration of A upon change in time. अरे बराबर है कि नहीं? माइनस का साइन इंडिकेट्स कि देर इज अ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, समझ लो. मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है. इट इज जस्ट टू शो कि भाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस का साइन. क्लियर हो गया? समझा क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे इसको? रेट ऑफ फॉर्मेशन आएगा. फॉर्मेशन लिख दो. फॉर्मेशन ऑफ बी. सो इट इज इक्वल, प्लस नहीं डालना, प्लस नहीं, उन्होंने बोला प्लस नहीं डालने का, डायरेक्ट लिखने का, अपॉन डेल्टा. अच्छा, ये तो हो गया इंडिविजुअल रेट ना, रिएक्शन का रेट नहीं है ये कंजम्पशन का और फॉर्मेशन का रेट है. मुझे चाहिए ओवरऑल रिएक्शन का रेट, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा लिखते हैं हम लोग. अभी तुम सोचो, मैंने इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन डाला है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये चीजों को ना फील करने का, कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे नहीं प्रॉपरली और तुम्हारे दिमाग में जाएगा नहीं कि हाँ सर बोल रहे थे बराबर ऐसा ही होता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है. इक्वल टू का साइन क्यों आया? इंडिविजुअल रेट्स कैन बी सेम और डिफरेंट. कंजम्पशन का, मैंने बोला क्या कंजम्पशन फॉर्मेशन का रेट इक्वली होना चाहिए? नहीं. ऐसा हो सकता है ना कि रिएक्टेंट का कंजम्पशन का रेट स्लो है, फॉर्मेशन का रेट ज्यादा है प्रोडक्ट का, या फिर कंजम्पशन का रेट ज्यादा है, फॉर्मेशन का स्लो है. वो होता है. लेकिन ओवरऑल रेट, व्हाट इज ओवरऑल रेट? पूरे रिएक्शन का रेट इज अ यूनिक वैल्यू. क्या किसी रिएक्शन का रेट, एक ही रिएक्शन है, वो अलग अलग रेट से चल सकता है? बिल्कुल नहीं. पूरा रिएक्शन है ना किसी एक रेट को फॉलो करेगा. बराबर है? तो वो यूनिक वैल्यू आने के लिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए. मतलब कंजम्पशन एंड फॉर्मेशन इक्वल होना चाहिए, तभी आपका ओवरऑल रेट क्या होगा? यूनिक वैल्यू. अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहे, तो मान लो इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो फिर वो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो ही नहीं सकता. एवरेज रेट इज अ यूनिक वैल्यू. इंडिविजुअल रेट्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट ओवरऑल रेट इज अ यूनिक. एंड ओवरऑल रेट हमेशा पॉजिटिव ही होता है. रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है? तो अपने को यहां पे दो चीज निकली है, मैं इधर नोट लिख रहा हूं इसके बारे में. देखो, पहला पॉइंट मेरे को ये लिखना है कि नेगेटिव साइन जो आपने लिखा ना मैंने अभी, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन concentration of reactant with time. बराबर है? ये पहला पॉइंट याद रखो. दूसरा याद रखो कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज अ नेगेटिव क्वांटिटी. इज अ नेगेटिव क्वांटिटी. However, overall rate of reaction is always a पॉजिटिव क्वांटिटी. ये याद रखो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होगा. आप उस रेट जब निकालोगे ना, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, जब रेट का वैल्यू निकाल लेंगे न्यूमेरिकल में, वहां कभी भी माइनस का साइन नहीं डालेंगे. माइनस का साइन सिर्फ एक ही जगह डालेंगे. कहां पे? रिएक्टेंट के बाजू में. बस. ना प्रोडक्ट के बाजू में माइनस का साइन आएगा और ना ही रेट ऑफ रिएक्शन के बाजू में माइनस का साइन नहीं आएगा. माइनस का साइन, क्योंकि रेट इज नेवर अ नेगेटिव क्वांटिटी, रेट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब मैं ना प्रॉपर एग्जांपल लेने वाला हूं. ये तो मैंने जनरल रिएक्शन लिया था, अब मैं एक रिएक्शन प्रॉपर लेता हूं और उसको अपन लिख के देखेंगे कि इस फॉर्मेट में उसको कैसे लिखते हैं अपन. हो गया? करूं चेंज? क्या प्रॉब्लम है? फैन चाहिए? अच्छा,
तो मतलब तुम्हारे को पूरी हवा चाहिए और हम उधर जान से मर जाए। सर अगर खड़े रहने को मिलता तो हवा लगती थी। सर निगरान हो गया इतना। हाँ अब ध्यान दो, देखो एवरेज रेट अगर मुझे इस रिएक्शन का निकालना है, होएगा दो, ध्यान दो इधर। अभी देखो इधर कितने रिएक्टेंट है, दो है ना, तो अपने को ऐसा लिखना है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, पहला कौन है H2। अब सुनो इधर पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, देखो यहां पे H2 के बाजू में एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कौन सा है वो, 1। कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 0 नहीं होता। इसके बाजू में भी 1 है, इसके बाजू में देखो अब तक तुम बहुत जगह पे यही पढ़ते आए हो कि स्टोइकियोमेट्री पावर में जाता है, इधर नहीं जाता बेटा, काइनेटिक्स में पावर में नहीं जाता वो। काइनेटिक्स में क्या होता है अभी वही लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इसका तो स्टोइकियोमेट्री 1 है ना, तो इसको डायरेक्टली ऐसा ही लिख देंगे, ओके। उसके बाद एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I2, इधर भी माइनस आएगा कि नहीं, दोनों रिएक्टेंट है ना, माइनस आएगा इधर भी। और उसके बाद आएगा एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, HI का फॉर्मेशन। अब सुनो इधर, स्टोइकियोमेट्री डिवाइड होता है केमिकल काइनेटिक्स में, अब समझाता हूं क्यों डिवाइड होता है, ध्यान देना भाई। अभी न्यूमेरिकल का आंसर जब सॉल्व करेंगे ना तब ये चीज को कंपेयर कर लेना, अभी जो मैं सिखा रहा हूं। देखो इधर पॉइंट ये है कि अपन ने डिवाइड किया क्यों। अब जैसे ये 1 मोल है, मान लेते हैं कि इसका रेट ऑफ कंजम्पशन ये आने वाला है, कितना, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसी मैंने रैंडम नंबर लिया एक। तो जो I2 है वो भी 1 मोल है, अरे 1 मोल है ना, तो इसका भी जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो इसी के लेकिन जो HI का फॉर्मेशन है 2 मोल्स बन रहा है वो, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ HI है वो उसका रेट 2 टाइम्स ऑफ H2 और I2 है। 2 टाइम्स मतलब कितना, अब सुनो इंडिविजुअल रेट्स आर डिफरेंट ना, इन दोनों का सेम है, इसका सेम थोड़ी है, इसका तो 0.04 है। सो व्हाई वी आर डिवाइडिंग दिस स्टोइकियोमेट्री टू मेक देम इक्वल। अरे गधो यहां क्या बोला था मैंने, टू मेक देम इक्वल, इक्वल करने के लिए अभी तुम क्या इसको पावर में लेके जाओगे, इसके हाफ करोगे ना इसका, इसलिए इधर बोला है कि स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करना होता है ताकि सारे जो रेट्स है वो क्या हो जाए, इक्वल, क्योंकि ओवरऑल रेट इज अ सिंगल क्वांटिटी, अलग अलग रेट नहीं आ सकता किसी भी रिएक्शन का, एक ही आएगा। तो इसका मतलब जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा मेरा वो ऐसा आएगा, माइनस इज इक्वल टू 1/2। समझा क्या, आप बताओ इसका वैल्यू कितना लिखा मैंने 0.02, इसका भी क्या लिखा 0, इसका कितना है 0.04, लेकिन 1/2 है, तो फिर आंसर 0.02, तो ओवरऑल आंसर एक ही आया 0.02, दैट इज द ओवरऑल एवरेज रेट। समझा कि नहीं समझा कुछ, ठीक है।
अभी तुमको पूरा उधर पे मैंने डिटेल में लिख दिया है कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं. डिफरेंट स्टोइक्योमेट्री गिव राइज टू डिफरेंट रेट्स ऑफ कंजम्पशन एंड फॉर्मेशन. स्टोइक्योमेट्री अलग होगा तो इंडिविजुअल रेट अलग ही आएगा. बट सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज अ यूनिक क्वांटिटी, each concentration term is divided by stoichiometric coefficient to make their rates equal. समझा? अगर तुमने स्टोइक्योमेट्री से डिवाइड नहीं किया तो फिर तुम्हारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेट इक्वल नहीं आएगा, तो आपका ओवरऑल रेट गलत आएगा. फिर समझ में आया? हाँ, तो अभी आएगा ना न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में प्रूफ होगा डिवाइड करने के बाद सेम आ रहा है. वैसे हमेशा प्रोडक्ट उससे डबल प्रोडक्ट आएगा. ऐसा कुछ जरूरी नहीं ना, 3 भी हो सकता है वहां पे. स्टोइक्योमेट्री तो कुछ भी हो सकता है. जो भी स्टोइक्योमेट्री है वो डिवाइड करने का. हाँ, नहीं है मतलब 1 है ना, और अगर कुछ भी नंबर रहेगा वो डिवाइड में जाएगा. हो गया? लिखा सबने? अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे ऐसा लिख के चाहिए जैसा ये लिखा है मैंने. ठीक है, बता रहा हूं क्या क्वेश्चन है. हुआ? फास्ट लिख ले श्रेया. अभी 2 दिन पहले तो तू बहुत जल्दी लिख के बैठ रही थी. हाँ, असाइनमेंट सबका कंप्लीट है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल. कल तेरा नोटबुक नहीं था, आज तेरा असाइनमेंट क्लास से जो दिया था वो आज कल 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 तो परसों क्यों? क्यों? एक मिनट, असाइनमेंट क्या था? अरे सुनो पहले, मैं सिर्फ थियरी के न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा. आई थिंक 20-22 न्यूमेरिकल मैंने पोस्ट किए थे, ऐप के ऊपर डाला था. मुझे वो चाहिए, वो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब डाला था. अब ऑलरेडी चैप्टर खत्म हो गया तो तुमको साइमल्टेनियसली करना चाहिए था. मैं अभी और टाइम नहीं देने वाला, कल बुक चेक होगा. कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट थियरेटिकल, थियरी वाला न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज वाला नहीं, वो चेक होगा. कौन से फोल्डर में, कौन से फोल्डर में डाला है? स्टडी मटेरियल में ना केमिस्ट्री वर्कशीट करके है, केमिस्ट्री वर्कशीट. केमिस्ट्री वर्कशीट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है वो. हाँ, नहीं सॉल्व क्यों करूंगा मैं? क्वेश्चन दिया है मैंने प्रैक्टिस के लिए. नहीं नहीं, संडे वनडे कुछ नहीं, संडे नहीं आता. हाँ तो ठीक है ना, लेके आना. बस बस साइलेंट. ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है. देखो ओए, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन सीईटी में आता है. अरे सीईटी में ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में. अभी जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट दी रेट एक्सप्रेशन फॉर, ये देखो ये रिएक्शन है. चलो अभी लिखना चालू करो, बात मत करो. एवरेज रेट, हाँ ये देखो ऐसा लिखना है, और लास्ट में ओवरऑल रेट. स्टोइक्योमेट्री क्या होगा? डिवाइड. मैंने स्टोइक्योमेट्री डाला है, देखो इधर. अभी मुंह बंद करके लिखो, अभी आवाज नहीं चाहिए, जल्दी लिखो फटाफट. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एक दिन में मैंने बोला था कि एक दिन में लिखना है, मैंने बहुत पहले दिया था. बिल्कुल नहीं, सारे असाइनमेंट चेक होंगे अब.
जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना उसके नेक्स्ट डे भेजा था, तूने भी नहीं किया मतलब। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, यू कांट गिव एक्सक्यूजेस कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, है ना। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। फ्राइडे प्लीज सर, फ्राइडे सोचो ना सर, प्लीज फ्राइडे सोचने का मौका दे मेरे को सर, फ्राइडे पढ़ना। कि तुम डिजर्व करते हो कि नहीं वो मौका। हुआ है ना मैडम असाइनमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? हुआ है पूरा, सब सॉल्व हो गया? कुछ मतलब कुछ में कितना? 20 तूने सॉल्व किया है कि नहीं? नहीं किया है ना? नहीं हाथ पे लिख के ला जा, नोटबुक में थोड़ी, इधर 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 जहां मंग कर लिख ले। डव से नहाता है ना, निकल जाएगा, डव से घस लेना। क्या हुआ, कितना सॉल्व किया? किया है सॉल्व? हाँ सर किया अभी भी। ये 5-6 बस। सर और भी है ना आगे भी बीच में। हाँ 22 क्वेश्चन थे बेटा, 22 22। मतलब इसका तो सॉल्व रिलायबल की बुक अभी मिली है ना, असाइनमेंट कब मिला है? बहुत पहले। तो फिर तभी रिलायबल की बुक नहीं थी, तो नॉर्मल बुक में ही लिखना था इसका मतलब। इसका तो सॉल्व नहीं किया। तूने किया है? नो किया। देखो सोचने में टाइम लगा 9, मतलब मैं 9 अच्छा नंबर लग रहा है बोल देता हूँ सर। कौन सी बुक में किया है? कल पूरे 20 चाहिए, 22 जितने भी। तूने किया कि नहीं? वो रिलायबल की नोटबुक में 14 लिखे हुए 14 में 14 तक लिखा है, मतलब बुक में 14 तक लिखा है। क्वेश्चन 14 नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा है। 14 तक लिखा है। क्वेश्चन 22 है शायद, 22 या 23। हाँ मतलब उसके आसपास ही है। तूने तो 14 लिखा ना, तो 6 बाकी है। हाँ वो मुझे पता चल जाएगा। हो गया लिख के? अभी मैंने सोचा ही नहीं। सही है। जो असाइनमेंट जो दिए ना, उसमें 2-3 जो सिमिलर टाइप की क्वेश्चंस है ना, वो मैंने ऐसे ड्रॉप की क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही आ रहा है। करने का ना प्रैक्टिस हो जाती है। सिमिलर तो क्या हुआ, प्रैक्टिस के लिए तो डाला है वो। ओवरऑल रेट भी लिखना है, ओ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना है एंड में। लास्ट बेंच, अबे लिखो गधों। इधर ध्यान दो, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अभी तुमने इंडिविजुअली लिखा है। इसका आएगा -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी। इसका आएगा 1/4, ठीक है, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। इधर पे आएगा सिर्फ डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी, क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्री 1 है। तो मैं डायरेक्टली ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं इधर, माइनस (1/4) बद्री फालतू का मस्ती मत करो। देखो इधर ये आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी ना एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू में रिएक्शन देते हैं और अपने को यही क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, ऐसा बोल के लिख देते हैं। तो अपने को ऐसे एक्सप्रेशन ऑप्शन में दिए होते हैं, अपने को करेक्ट वाला मार्क करना है। तो ये बहुत ही इजी पार्ट होता है ऐसा करना, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, यहां तक समझा? चलो अभी हम लोग सेकंड वाला जो रेट है वो पढ़ेंगे।
अभी डिस्टरबेंस हो रहा है ज्यादा। इंस्टेंटेनियस रेट, अब इंस्टेंटेनियस रेट, सब चुप बैठेंगे अभी, सबका ध्यान इधर चाहिए। देखो यहां पे वर्ड है इंस्टेंट, करेक्ट। तो यहां पे बोला गया कि ये जो आपका रेट है इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर पचास बार बोलना पड़ता है, चुप बैठो, एक्सप्लेनेशन चालू है फिर भी बकवास चालू है। इधर ध्यान दो मैडम, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको रेट निकालना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा स्मॉलर टाइम इंटरवल्स या शॉर्टर टाइम इंटरवल्स आप लिख सकते हैं। टाइम इंटरवल शुड बी स्मॉलर। इससे क्या होगा, जो चेंज इन टाइम है आपका वो स्मॉल होगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी स्मॉल होगा। तो अब यहां पे डेल्टा नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी बाई डी टी, स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रिएक्शन लेता हूं, मान लो ऐसा कुछ लेता हूं, चलो ध्यान दो अभी, a प्लस 2b गिव्स 3c। अब इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन, किसका, ए का स्टोइकियोमेट्री कुछ भी नहीं है ना, 1 है, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा आएगा, ये माइनस तो आएगा ऑब्वियसली, रिएक्टेंट है। उसके बाद आएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, बी के बाजू में देखो स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो आएगा माइनस 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। फिर आएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी के बाजू में कितना स्टोइकियोमेट्री है 3, सो इट इज 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी, डी बाई डी टी आएगा। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है आपको, क्या आएगा बोलो फटक से, पहले आएगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 डी इज इक्वल टू, क्लियर हो गया। सेम चीज करनी है, बस खाली अपने को डी बाई डी टी लिखना है, क्योंकि डी मतलब स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल चेंज इन टाइम। मैंने बोला था ना इंस्टेंटेनियस में हम टाइम इंटरवल को छोटा कर देते हैं, तो जितना छोटा टाइम इंटरवल होगा उतना मोर एक्यूरेसी आपकी आएगी रिजल्ट्स में। ओके चलो अभी ये वाला तुम लोग करके बताओ मेरे को, इसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट निकाल के बताओ इसका, जैसा अभी मैंने इधर पे किया है जनरल रिएक्शन, वैसा उसका इंस्टेंटेनियस निकालो, फटाफट निकालो।
हो गया? आ गया सबको? बोलो क्या आएगा, डायरेक्टली बताओ। -d इज इक्वल टू 3 है ना, 1/2। देखो एक्सप्रेशन तो अपन ने निकाल लिया, अभी इसका मीनिंग क्या है। अभी देखो ये 1 मोल है, इसका जो भी रेट ऑफ कंजम्पशन होगा उसके कंपैरिजन में इसका है ना 3 टाइम्स ज्यादा होगा। 3 है ना ये, तो अगर मान लो इसका आंसर 0.02 है रेट, तो इसका रेट 0.06 आएगा। फिर इसका है ना, इसके कंपैरिजन में इसका 2 टाइम्स होगा 0.04। सबका अलग अलग आया, लेकिन हम तो डिवाइड कर रहे हैं ना फिर इक्वल करने के लिए। तो ये 0.06 को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0.02, 0.04 को डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.02, तो सबका सेम आंसर आ जाएगा। समझा कि नहीं? ये एक्सप्रेशन निकालने आ गया ना सबको। तो अभी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके पहले इसका लास्ट एक ग्राफ बाकी है। इसका ग्राफ है, 2 ग्राफ है, वो बताता हूं पहले, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो पहला जो ग्राफ है ना वो रिएक्टेंट के लिए बना रहा हूं मैं। चलो जल्दी ड्रॉ करो। वाई एक्सिस पे देखो ग्राफ किसका है, पहले इधर ध्यान दो, बाद में लिखो। अभी सुनो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो हम जैसे अब तक देखते आ रहे हैं कि एज द टाइम प्रोग्रेसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। करेक्ट है? ये ग्राफ ऐसा आता है। अब देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है ना, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है वो इनिशियल है, मतलब शुरू हुआ है जस्ट रिएक्शन, थोड़ा टाइम हुआ है। बट जैसे जैसे आप देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट है? अब यहाँ पे आपको अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा कर्व के ऊपर। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब जहां पे वो टेंजेंट आपका टच कर रहा है वहां पे आपको एक पॉइंट इधर ड्रॉ करना है। ये पॉइंट आपको क्या बताएगा? टाइम बताएगा। और इसके सामने वाला पॉइंट आपको क्या बताएगा? यस, तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, स्लोप पॉजिटिव है इसका क्या नेगेटिव है? नेगेटिव स्लोप है ये। स्लोप का फॉर्मूला बताया ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेगेटिव स्लोप आएगा क्योंकि ये इस ऐसे जा रहा है ना आपका टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो नेगेटिव स्लोप होता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव स्लोप आता है। ठीक है? तो पता चला कि नहीं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम क्या है और उसके सामने कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ये ग्राफ मैंने बनाया था फॉर, अब ऐसा ही ग्राफ हम लोग प्रोडक्ट के लिए भी बनाएंगे। सेम मैं बना रहा हूं बाजू में।
ऐसा आ रहा है ग्राफ। देखो भाई ये ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज प्रोडक्ट विथ टाइम फॉर्म हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये देखो यहां से आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पे भी आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे यहां पे स्लोप आपका क्या आएगा? यस, पॉजिटिव स्लोप। और ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्ट्स के लिए हमने जो ये ग्राफ बनाया ना, देखो ये पेज नंबर पहले पेज पे दिया है आपके चैप्टर में, फर्स्ट पेज पे बनाए। देखो ये वाले ग्राफ बनाया मैंने 120 पे जो बना हुआ है। बस हो गया ना। ये कहाँ से बना है? हाथ से? वेरी गुड। अरे मैं ये सोचूंगा ना काइनेटिक्स, अभी मैं काइनेटिक्स सोचूंगा, मैं काइनेटिक्स बढ़ा रहा हूँ अभी। नीड सम टाइम। यहाँ कैसे रहेगा मेरे को पता। उधर देख बहुत सारी बुक्स है, अभी ब्रेक के बाद एक बार देख ले, क्योंकि ज्यादातर बुक्स यहीं रखते हैं हम लोग, और केबिन में नहीं रहेगा। इधर ही रखा था, सारे बुक्स इधर ही रखे थे। तेरा बुक कैसे गायब हो रहा है? देखो नहीं मिला तेरे को, उधर ही रखा है सबसे, जब से चेक किया तब से वहीं रखा है, चेक कर लो। ये इधर ही रहेगा, देखो इसमें से नोटबुक, उनका नोटबुक घूम गया बोल रहे। अरे भाई अभी तो क्या बोली? ऋग्वेद तेरा बुक किधर है केमिस्ट्री का? इधर पड़ा है। और कोई ऋग्वेद है क्लास में? हाँ, ये कौन सा बुक है? पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री इसी में लिख के रखा है, सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री डाला है और दूसरे पेज पे फिजिक्स है। हाँ, इसको ब्रेन फेड हो गया लगता है किसी दिन। हाँ, केमिस्ट्री डाल के फिजिक्स लिखा है अंदर, फिर 10 पेज बाद फिर केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। ऐसा एक ही बुक में सब लिखेगा। ग्राफ हो गया ना? ओके, अभी न्यूमेरिकल करना है। ओए गधो, सब लोग ध्यान दो इधर। न्यूमेरिकल सॉल्व, पहला वाला मैं बताऊंगा, सेकंड वाला तुम लोग करोगे, मैं भी बोल रहा हूँ। देखो ये सेम टाइप के क्वेश्चन
कभी 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं, कभी 3 मार्क्स के लिए भी आते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लो, अभी जो हमने सीखा ना वही हम लोग अप्लाई करने वाले थे, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने एक रिएक्शन दिया है यहाँ पे 2N2O5 gives 4NO2 plus O2 in liquid bromine। आगे लिखा है N2O5 disappears at a rate of 0.02 mole per dm cube per second। disappear NO2 हाँ N2O5 हो रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट है, उसका रेट ऑफ कंजम्पशन दे दिया। अब आगे बोला एट व्हाट रेट NO2 एंड O2 आर फॉर्म्ड, मतलब मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है दोनों का, NO2 और O2 का। और लास्ट में पूछा है व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालेंगे। अब देखो जो मैंने तुमको सिखाया कि इंडिविजुअल रेट्स कैन बी डिफरेंट बिकॉज स्टोइकियोमेट्री अलग है, बट ओवरऑल रेट शुड बी सेम, वो अभी प्रूफ होएगा यहाँ पे। अब देखो पहले मैं आपको बताता हूं गिवन क्या है, इधर ध्यान से समझो गिवन क्या है। गिवन ये है बेटा, हाँ सारे रेट्स इंस्टेंटेनियस में निकालने हैं, एवरेज में नहीं, ठीक है। तो क्या गिवन है, डी बाई डी टी N2O5 गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है डी बाई डी टी NO2 और मुझे निकालना है, और उसके साथ मुझे निकालना है, देखो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ये, क्योंकि इसमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, बट उनके मूड पे कभी दो मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, बट इजी है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो सब लोग, मैं पहला वाला सॉल्व करूंगा, सेकंड इसके बाद वाला तुम लोग सॉल्व करोगे। फर्स्ट आपको करना क्या है, मुझे NO2 का कैलकुलेट करना है ना रेट, हम क्या करेंगे N2O5 को NO2 के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 is equal to rate of formation of NO2, करेक्ट, यहां तक समझा। अब मुझे बताओ हम रेट कैसे लिखते आ रहे थे अब तक, N2O5 क्या लिखा है इधर बाजू में 2 लिखा है, तो यहां -1/2 आएगा, ओके। और इधर पे आएगा 4 है ना इधर, अब देखो मुझे तो ये कैलकुलेट करना है, तो इसको यहीं रहने देते हैं, 4 को उधर लेके जाएंगे, ओके। तो इधर आएगा, अच्छा इसका वैल्यू कितना है dN2O5/dt का 0.02, इसको 0.02 रख दो इधर, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, आंसर आ गया अपना, देखो कितना आंसर है बताओ, 0.04 आंसर है, मोल पर डीएम क्यूब। आप भी सोच रहे हैं कहां से आया, 2 1 जा 0.01 इंटू 4, मैंने क्या बोला था सुनो ध्यान से, ये कितना मोल्स है 2 मोल्स, उसका वैल्यू कितना था 4 मोल्स का डबल होना चाहिए था, 4 मोल्स 0.04 आया कि नहीं, लॉजिक समझा। डिफरेंट रेट्स क्यों आए, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री डिफरेंट है, N2O5 2 मोल है तो उसका रेट डिफरेंट है, NO2 4 मोल है उसका रेट डिफरेंट है, तो O2 का भी डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। O2 वाला तुम निकालो, ऐसे ही सेम करना है, N2O5 को कंपेयर करो किसके साथ, O2 के साथ, और ऐसा ही सॉल्व करो, ऐसा ही सेम, और मुझे d बाई dt ऑफ O2 बताओ, पहले लिख लो, पहले लिख लो ये, individual rates can be negative, overall rate is never negative। क्या हो गया, अरे बेटा रिएक्शंस से गए हम, रिएक्शंस देख इधर 2 लिखा है तो 1/2 d बाई dt ऑफ N2O5 आएगा, तो रेट ऑफ कंजम्पशन किसका लिख रही है यहाँ पे N2O5, तो N2O5 आएगा ना इधर, ये प्रोडक्ट है बेटा,
वो रिएक्टेंट था इसलिए माइनस का साइन है। मैंने क्या बोला था, रिएक्टेंट के लिए से माइनस। अभी तुम बोलोगे माइनस, अरे नहीं आएगा ना, रिएक्टेंट के अलावा कहीं माइनस नहीं आएगा। NO2 रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, बताओ। सो यू आर कैलकुलेटिंग फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे नेगेटिव डालोगे? मैंने बोला उसका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। नहीं लिखेंगे उसको यहाँ पे, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। माइनस का साइन नहीं डालना है, फॉर्मेशन में माइनस का साइन नहीं आता। अभी सेम सेकंड वाला भी ऐसे ही करो। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू लिखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, फिर दोनों के रेट के इक्वेशन को कंपेयर करो, पता चल जाएगा N2O5 अपना d/dt O2 कितना आया। किधर? यूनिट में आना चाहिए ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। मोल पर डीएम क्यू, पुराना बुक है ना। वो बोलते रहते हमको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, दिख तो रहा है बराबर। नहीं, कहाँ हुआ ब्लर? ऑटो फोकस तो बंद किया मैंने। आ गया क्या? ओवरऑल रेट क्यों नहीं निकाला? ओवरऑल रेट निकालना, निकाला ऐसा ऐसा डायरेक्ट। अबे ऐसा मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, या ऐसा लिख के फिर वैल्यू लिखना। बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे वो लोग। हाँ, यहाँ तक सही है। क्या इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? मतलब वो ROR हाँ, तो कंपेयर करना तीनों को। तीनों को हाँ, ये कैसा किया इधर? हाँ, वैसा ये पूरा रिएक्शन के सारे तीनों को इक्वल टू डाल, और इक्वल आना चाहिए तेरा सब वैल्यू। ये -1/2 क्या d/dt O2 का। हाँ, इधर ये 4 इधर आया, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू चाहिए। फॉर्मेशन मतलब ये 4 इधर जाएगा, मुझे सिर्फ इस वैल्यू को निकालना था। 4 थोड़ी चाहिए उधर, 4 इधर गया, तो ये हो गया 2, 4/2 हो गया ये, और इधर N2O5 का वैल्यू 0.02 था, तो इसका आंसर आया मुझे। फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ d/dt कैलकुलेट करना होता है, वो आजू बाजू के नंबर नहीं। देखो सेकंड वाले केस में अभी जिन लोगों को मिला है वेरी गुड, अब जिनको नहीं मिला है वो लोग ध्यान दो इधर। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5 इसको कंपेयर करो O2 से। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, चुपचाप सॉल्व करो ना यार, नहीं अगर आया तो इधर ध्यान दे दो। अब ये N2O5 का सेम वही आएगा 1/2, इतना लिखा सबने, और O2 के लिए क्या लिखा? d/dt ऑफ O2। अब यहां पे देखो -1/2 इंटू क्या आएगा 0.02। सो देयरफॉर आंसर कितना आएगा? .01। अब ओवरऑल रेट जब निकालना है,
ऐसा लिखना है पहले, आप ध्यान दो इधर, -1/2 इंटू व्हाट इज डी बाई डी टी N2O5 का वैल्यू, ये 1/4 इंटू डी बाई डी टी NO2 कितना आया, और इसका आया 0.01 ही आ गया था इसका। ये 4 से कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा, तो इसका मतलब आपका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ये आएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आगे आएगा, बट अभी थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। अगर तुम इस आंसर को देखो, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू था वहां पे, N2O5 का वैल्यू था 0.02, NO2 का आया 0.04, बट O2 का आया 0.01, और वही आपका रेट भी है, ओवरऑल रेट। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक्स वालों ने ना इससे कंक्लूजन देखो क्या निकाला। जब आप कोई भी रिएक्शन करते हो, कोई भी रिएक्शन, तो उसका एक मैकेनिज्म होता है। मैंने बोला मैकेनिज्म 1 स्टेप का, 2 स्टेप का, 3 स्टेप का, कितने भी स्टेप का हो सकता है। काइनेटिक्स बोलता है कि जितने भी स्टेप का मैकेनिज्म है उसमें से एक स्टेप सबसे स्लोएस्ट होता है। कोई भी एक स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड्स द रेट। क्योंकि जो फास्टर स्टेप है वो तो कंप्लीट हो जाएगा पहले ही, तो लास्ट तक कौन सा चलेगा, तो रेट कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि जब तक वो लास्ट स्टेप खत्म नहीं होगा आपका रिएक्शन खत्म नहीं होगा। इसको केमिकल काइनेटिक्स में बोला गया RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो याद रखना ओवरऑल रेट हमेशा छोटा वैल्यू रहेगा, स्लोएस्ट रेट होगा, फास्टर नहीं। फास्टर स्टेप रेट डिसाइड नहीं करते क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, स्लोएस्ट स्टेप रेट डिसाइड करता है, समझा। इसलिए अपना आंसर 0.01 आया। ये आगे आएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आगे है, दूसरे तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, समझा गया है न्यूमेरिकल। चलो अभी नेक्स्ट वाला करो। अब मेरे को है ना किसी का बातचीत फालतू का नहीं चाहिए, सीरियसली मेरे को सॉल्व करके चाहिए क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसा ही है। ये रिएक्शन है इस बार, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस, ये I3 माइनस, इसका माइनस का कोई लेना देना नहीं, वो चार्ज है खाली, ठीक है। इसका मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस, दिस इज I माइनस, एंड H2O8 2 माइनस, इनका रेट ऑफ कंजम्पशन। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है। इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट, ये देखो सल्फेट कौन है इधर, सल्फेट कौन है, ये देखो ये सल्फेट है, इसका क्या गिवन है, जैसा N2O5 का दिया था, इस बार इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। मतलब आपको खाली मैं बता रहा हूं गिवन क्या है, ध्यान से सुनो। गिवन है d/dt ऑफ SO4 2 माइनस, कितना गिवन है, बस इससे अभी आपको सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन। आपको इन तीनों का वैल्यू भी निकालना है और उसके बाद आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी लास्ट में निकालना है, सब इसी से आएगा जैसे N2O5 से सॉल्व किया। अभी अगर पहला क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व किया है तो इसका भी आंसर आना चाहिए। चलो सॉल्व करो फटाफट, हाँ हाँ इसी से सबको कंपेयर करते जाओ। तो आपको निकालना है d/dt ऑफ I माइनस, आपको निकालना है d/dt ऑफ H2O8 2 माइनस, आपको निकालना है d/dt ऑफ I3 माइनस, और लास्ट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है। ये सारी चीजें चार चीजें कैलकुलेट करनी है। चलो करो जल्दी और फटाफट सॉल्व करो। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, कंपैरिजन करना है खाली। मैं तो डायरेक्टली आंसर बता सकता हूं, लेकिन अभी कर लो तुम पहले, फिर बाद में बताऊंगा। शॉर्टकट बता दूंगा एंट्रेंस में कैसे करने का इसको। एंट्रेंस में इतना टाइम थोड़ी है सॉल्व करने का अपने पास, ये तो बोर्ड में सॉल्व करना है। एंट्रेंस में शॉर्टकट बताता हूं कैसे करते हैं।
1 मिनट के अंदर आंसर आएगा। तेरे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर केमिस्ट्री भी नहीं कर रही है। वीडियो तो कोई देख नहीं रहा होगा, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए, बट कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? वीडियो मांग रहे थे, वीडियो मांग रहे थे। वीडियो देख के रिवीजन कर लो भाई। तुम्हारा संडे को थियरी का टेस्ट है 15 मार्क्स, उसमें एमसीक्यू नहीं होंगे क्योंकि एमसीक्यू कल दे रहा हूँ मैं, सॉरी आज। तो संडे के दिन एमसीक्यू नहीं आएगा, सिर्फ थियरी आएगा और न्यूमेरिकल आएगा। अगर रिवीजन करना है तो 1.5 के स्पीड पे देख लो, और सारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक में प्रॉब्लम है वो टॉपिक पे जाके देखो। 2-2 घंटे का वीडियो मत देखते बैठो टाइम पास करके। जो रिएक्टेंट है ना, सुनो इधर, जो रिएक्टेंट है ना, सिर्फ उसके वैल्यू के पास माइनस लिखना है, प्रोडक्ट के वैल्यू के पास माइनस नहीं लिखना है। माइनस का साइन इज ओनली फॉर रिएक्टेंट, नॉट फॉर प्रोडक्ट। बार बार बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन इज फॉर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट यहाँ पे 2 ही लोग है, I माइनस और H2O8 माइनस। इनका वैल्यू निकालोगे तो माइनस लिखना है, बाकी कहीं भी माइनस नहीं लिखना। क्यों भाई? ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। कितना है I माइनस का आंसर? 0.0। करेक्ट है। उसके नीचे वो वाला 0.011, उसके बाद वाला भी वही है। जो माइनस आएगा उसको फाइनल आंसर में नहीं लिखना है, वो कर दो। नहीं रिएक्ट I माइनस रिएक्टेंट है, देख या तो इधर माइनस डाल या फिर इधर डाल। इधर तो आएगा। हाँ, प्रोडक्ट के टाइम पे नहीं, ये दोनों रिएक्टेंट है ना, हाँ, तो यहाँ पे माइनस चलेगा। गायब कर दो। हाँ, प्रोडक्ट में नहीं। तो यहाँ पे कहाँ लिखना है? क्या? माइनस इधर आएगा, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे चलेगा, ये बेटर है। माइनस d/dt I माइनस इज इक्वल टू 0.03। आया क्या? कितना आया? बराबर है। किधर है उसको? तेरा मस्ती बहुत हो रहा है अभी, तेरी मम्मी को लगता है कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, सीरियस हो जाओ बेटा, सीरियस हो जाओ। हाँ सही है। सही है, पूरा यूनिट लिख। अब तक आ जाना चाहिए।
इधर ध्यान दो, ये वैल्यू आया सबको, आई माइनस का वैल्यू 0.033 आएगा, S2O8 का 0.011, I3 माइनस का भी 0.11 और ओवरऑल रेट भी 0.011 आएगा। ओवरऑल रेट कैसे निकलेंगे अपन, इधर ध्यान दो सब लोग, देखो ओवरऑल रेट, अब ये जो डी आई माइनस बाई डी टी का जो आंसर आया है 0.033 आया, ये 0.011 आया, तो सारे आंसर्स अब देखो ये बोर्ड्स में आया तो जैसा तुम सॉल्व कर रहे थे वैसा पूरा मार्क्स मिलेगा, एंट्रेंस में इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो अभी ध्यान से सुनो अपने को करना क्या है। ये वैल्यू पे देखो ध्यान दो, ये जो वैल्यू आपको दिया था 0.022 ये सिर्फ डी बाई डी टी ऑफ सल्फेट था, लेकिन सल्फेट के बाजू में क्या है 2 है ना, तो वो तो 1/2 हो जाता है, मतलब 1 मोल का आंसर कितना आएगा इसका 0.011। अगर इसका 1 मोल का आंसर 0.011 है तो ये भी तो 1 मोल ही है, ये भी 1 मोल है, लेकिन ये 3 मोल्स है तो इसका 3 टाइम्स हो गया सॉल्व। तो बिना किसी कैलकुलेशन के इस वैल्यू से मैंने सारे रेट के वैल्यू निकाल लिए, समझा, एंट्रेंस में ऐसे सॉल्व करते हैं। इस ये 2 देखो ये जो वैल्यू है ना ये 2 मोल्स के लिए था, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट 2 है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.011 हो जाएगा, तो अगर ये 0.011 है 1 मोल के लिए तो ये भी तो 1 मोल ही है ना, तो ये भी सेम रहेगा, ये भी 1 मोल है तो ये भी सेम रहेगा, ये 3 मोल है तो इनका 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ऐसे निकाला। और बाद में फिर हमने इसको कंपेयर किया, और जो स्लोएस्ट स्टेप है वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। देखो स्लोएस्ट स्टेप इज 0.011, समझा कि नहीं समझा। सेम टाइप के क्वेश्चन अपन ने 2 सॉल्व किए अभी, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नहीं 2 ही है, इतना ही है, नहीं वो तो मैं असाइनमेंट दूंगा ना आज। क्या हो गया, रुक जाओ जरा, सब्र करो। चलो लास्ट टॉपिक है आज का, सुनो ध्यान से। देखो अभी यहाँ पे ये वाला रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट खत्म हो गया। अब इसके बाद है ना आगे जितना भी चैप्टर बचा है वो यहाँ से कनेक्टेड है, जो अभी सिखा रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इसमें अभी कोई बात नहीं करेगा, इधर ध्यान दो, बातें खत्म ही नहीं होती है।
देखो ये कॉन्सेप्ट में ये बोला गया केमिकल काइनेटिक्स के तरफ से कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, समर्थ तू बढ़िया जरा मार खाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इन्होंने यहां पे प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा? पहली बात, इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? क्योंकि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता, उस टाइम रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट डिसाइड करेगा ना रेट, प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करेगा। प्रोडक्ट तो बाद में आएगा 10 मिनट 15 मिनट बाद। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा होगा तो रेट पे फर्क पड़ेगा। देखो एक सिंपल सा ना इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोई भी रिएक्शन जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली हमारे पास 100% रिएक्टेंट होता है, ठीक है? तो ना हर रिएक्शन बिगिनिंग में बहुत फास्ट चलता है। एट द बिगिनिंग द रिएक्शन इज ऑलवेज फास्ट। क्यों भाई ऐसा? रिएक्टेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में, बोल रहे हैं ना लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपका रिएक्टेंट मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो आपका रेट भी मैक्सिमम होगा उस टाइम। लेकिन जैसे हम अब तक पढ़ के आए कि विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, तो फिर इसका मतलब रेट भी डिक्रीज होगा। तो धीरे धीरे आपका रेट स्लो, मतलब आपका रिएक्शन का रेट है ना विथ टाइम क्या होने लगता है? स्लोअर होने लगता है। समझ में आया? इनिशियली रिएक्शन का रेट हमेशा फास्टर होता है क्योंकि आपके पास 100% रिएक्टेंट अवेलेबल होता है। फिर जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी कम होगी, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो बिकम्स स्लोअर। समझा कि नहीं समझा पॉइंट? तो अब इस चीज को है ना दो अलग अलग चैप्टर में और दो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। मैं बता रहा हूं, दोनों बता रहा हूं। एक 11th का पॉइंट है, अभी 11th में जो लोग नहीं थे उनको शायद नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूं। 11th में है ना एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है? अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ना ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जहां पे रेट के बारे में बोला गया है। अभी इन्होंने अपने स्टेटमेंट में देखो क्या बोला, वैसे जरूरत नहीं है बट मैं लिख रहा हूं ताकि समझे तुमको। मैं कुछ कंपेयर करने वाला हूं इधर पे, इसके लिए इनका स्टेटमेंट था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of molar concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient. In a balanced chemical इक्वेशन। देखो ये वाला स्टेटमेंट रट्टा मत मारना, ये 11th का है, मेरे को सिर्फ इसलिए लिखना था क्योंकि ये लोग अपने स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे। मान लो ये मेरा रिएक्शन है, सॉरी ऐसा लिखते चलो, ये रिएक्शन लेता हूं मैं, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो इस रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, किसका प्रोडक्ट? मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आपके पास दो रिएक्टेंट है, इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो भाई, ले लिया। आगे देखो क्या लिखा है, रेज्ड टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो स्मॉल ए है ये उसका स्टोइकियोमेट्री है पावर में,
ये जो स्मॉल b है ये इसका स्टोइकियोमेट्री है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो आप स्टोइकियोमेट्री लाते क्यों? बैलेंस करने के लिए। तो जो भी स्टोइकियोमेट्री है वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पावर में जाएगा। ओके, अब आप यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, के आता है यहां पे, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ध्यान दो, के जो है ना, के यहां पे लिखता हूं मैं, के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ओके, अब देखो इस थियरी मतलब इस लॉ में जो ये लोग बोल रहे हैं ना, ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि रेट कैलकुलेट करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो और स्टोइकियोमेट्री को पावर में डालो। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा था, केमिकल काइनेटिक्स ने इस लॉ को चेंज किया, और केमिकल काइनेटिक्स में जो लॉ हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रेट लॉ। और बेटा रेट लॉ थ्योरेटिकल नहीं है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है। अब एक्सपेरिमेंटल है मतलब ऑब्वियसली हम इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकली देखो अभी तुमको लगेगा सर को कैसे पता चला है थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है कि आपको एक गिवन रिएक्शन दिया है, अब वही मान लो एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, जैसे कि वाटर का रिएक्शन, वाटर का फॉर्मेशन अगर मुझे करना है तो मैं लिखूंगा H2 हाफ O2 गिव्स H2O। हाँ, अभी जो स्टोइकियोमेट्री है H2 की वो 1 है, O2 की कितनी है? हाफ, और H2O की 1। लेकिन सेम रिएक्शन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, लिख सकता हूं। अब बेटा स्टोइकियोमेट्री अगर चेंज हो गई तो पावर चेंज होएगा, पावर चेंज होएगा तो सेम रिएक्शन है उसका रेट चेंज हो रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज स्टोइकियोमेट्री तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। मैं तो 2 के जगह 4H2 भी लिख सकता हूं ना। स्टोइकियोमेट्री हम अपने मर्जी से डालते हैं, एक्सपेरिमेंटली डालते हैं क्या? बट वो लॉ बोलता है कि ऐसा नहीं है। अब देखो उनका स्टेटमेंट क्या है, उनका स्टेटमेंट है, अब ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये बोर्ड्स में आता है, इनका स्टेटमेंट बोर्ड्स में आता है। तो इन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन इज टू दी, जल्दी जल्दी लिखो, मतलब वो यहां नहीं तो जल्दी जल्दी बीच में स्टेटमेंट में डाल देंगे। मेरे को तो आता हूँ जब से ही होता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे इधर कूलिंग ही नहीं रहती है सेकंड लेक्चर में, इसी कारण। उधर जा, ऐसा फैन के पास ऐसा मुंह खोल के खड़े रहो, पता चल जाए फिर खराब है कि नहीं। हाँ? कहाँ खुला? अभी जब से मजे कर रहे थे ना, अब थोड़ा सजा लो, जल्दी जल्दी लिखो।
देखो सर अभी हवा आ रही है। मेरे को थोड़ी आ रहा है वहां पे। हाँ चलो ध्यान दो, टाइम 5 मिनट ही बचा है। देखो इधर, देखो इस लॉ में क्या बोला गया, इन्होंने देखो इधर तक स्टेटमेंट सेम है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टेटमेंट चेंज हुआ है यहां से, रेस टू सम पावर्स विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब यहां पे इन्होंने इक्वेशन कैसे चेंज किया, अभी जैसे इन्होंने भी यही वाला सेम रिएक्शन लिया केमिकल काइनेटिक्स में, और इनका रेट ऐसे लिखा इन्होंने, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये तो इन्होंने भी लिखा था इसी, बट देखो इन्होंने पावर में स्टोइकियोमेट्री डाला था, इन्होंने पावर में स्टोइकियोमेट्री नहीं डाला है, एक्स और वाई लिखा, और ये बताया कि एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। मतलब पावर स्टोइकियोमेट्री देख के नहीं लिखना है केमिकल काइनेटिक्स में, जो एक्स और वाई है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाएगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो आपका वैल्यू आएगा, ऐसा हो सकता है कि वो आपके स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को कभी कभी मैच करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने स्टोइकियोमेट्री डाला है, लॉजिक समझ लो। मतलब केमिकल काइनेटिक्स बता रहा है कि विच मे और मे नॉट बी इक्वल, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो पावर आपने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया वो आपके स्टोइकियोमेट्री से सेम हो जाए, तो उस टाइम ये माइंड में नहीं लाना है कि हमने स्टोइकियोमेट्री उठा के डाला है, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला है। ठीक है, तो एक्स और वाई जो पावर होता है वो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। आप स्टोइकियोमेट्री देख के उसको नहीं लिख सकते, वो आप कहां लिख सकते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन, वहां पे कर सकते हो आप, वहां पे नहीं कर सकते। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे, अगेन के ही आएगा इधर भी, a रेस टू x b रेस टू y। ठीक है, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, और जो k है ना यहां पे, वो एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as rate constant। को रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग काइनेटिक्स में यही फॉलो करेंगे अब। एग्जाम है ना, कौन बोला नहीं, ब्रेक है। जल्दी लिखो, थोड़ा ही बाकी है, तुम टाइम पास कर रहे हो। जल्दी छूटना भी है, जल्दी लिखना भी नहीं है। तेरा रोज का सेम डायलॉग रहता है 1 बजे, रिकॉर्ड पे वो अलार्म लगाए 1 बजे का, 1 बजे का ना सर, बस हो गया ना, रहने दो अभी। टेस्ट कौन सा? टेस्ट नहीं है, टेस्ट तो तुमको टेस्ट देने के बाद पता चलेगा। हाँ, जैसा इस साल नीट के पेपर में हुआ था। ओए चलो, पता नहीं 2 बजे हो, ये पॉइंट इस अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। देखो इधर,
इधर पे ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स और वाई को लेके। पहला चीज ये है कि एक्स एंड वाई आर कॉल्ड एज, इनको एक्सपोनेंट्स बोला गया, ठीक है। एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी, ये मैंने स्पेसिफिक लिख के दिया है क्योंकि याद रखो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी। एंड तीसरा है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी नेगेटिव, कैन बी फ्रैक्शन, और इट कैन बी, देखो अब तुम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, स्टोइकियोमेट्री कैन नेवर बी जीरो, हो सकता है स्टोइकियोमेट्री जीरो नहीं हो सकता, बट इधर पे बोल रहा है कि वो लोग पावर जीरो आ सकता है। तो ये चीज को डिस्टिंग्विश करो कि एक्सपेरिमेंटली जीरो आना पॉसिबल है, स्टोइकियोमेट्री थियोरेटिकल है, वहां पे जीरो हो ही नहीं सकता है। तो ये दो चीजों को डिस्टिंग्विश करता है। नेगेटिव भी आ सकता है, देखो इधर बोल रहा है पावर का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्टोइकियोमेट्री नेगेटिव लिखते हैं क्या कभी? नहीं लिखते, फ्रैक्शन लिखते हैं अपन, बट ये जीरो और जो नेगेटिव बोल रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, इधर दो रिएक्टेंट है ना, इधर दोनों को लिखा है यहाँ पे मैंने, बट देखो इसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, जीरो मत मान के चलना, बिकॉज अगर तुम इसको जीरो मान लोगे तो फिर तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1, ये 1 है पावर में, इसके पावर में क्या आ गया? अब यहाँ कहीं भी हाफ था क्या? बट यहाँ पे आया ना, मतलब ये जो वैल्यू आया है ये एक्सपेरिमेंटली आया, ये इस चीज का प्रूफ है, बिकॉज यहाँ पे कई स्टोइकियोमेट्री में हाफ नहीं है, बट पावर में आ गया। नहीं याद मत रखो, कुछ याद नहीं करना, मैं खाली बता रहा हूं कि ये समझ लो कि स्टोइकियोमेट्री का पावर से कोई रिलेशन नहीं है। किसने परफ्यूम मारा है ये गंदा वाला? कौन नहा के नहीं आया था आज? क्या परफ्यूम भी डव का है क्या? कृष्णा ये है ना फियामा डिविल्स, इसका अलग ब्रांड है। ओए इधर ध्यान दो, देखो अभी देखो इसके स्टोइकियोमेट्री में 2 है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी यहाँ पे 2 आया है। ये मैंने अपने मर्जी से नहीं लिखा है, ये सब रेफरेंस बुक का एग्जांपल है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैच हो रहा है ना वैल्यू, इसलिए मैंने डेफिनेशन में ये स्टेटमेंट डाला था, देखो विच मे और मे नॉट बी इक्वल। तो पावर जो है वो कभी कभी मैच कर सकता है और कभी कभी नहीं भी करेगा। तो पावर जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल है, तो ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू हाफ और 1 ये एक्सपेरिमेंटली आया है। अभी ये कैलकुलेट कैसे करना है वो अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, इस पे न्यूमेरिकल है, हाउ टू कैलकुलेट एक्स एंड वाई। ओके।